नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। एजाज खान का रियलिटी शो हाउस अरेस्ट जो उल्लू ऐप पर स्ट्रीम हो रहा है, अश्लीलता की सारी हदें पार कर चुका है। ये शो जो बिग बॉस की नकल करता है, लेकिन 18 प्लस कंटेंट की आड़ में नंगापन परोसता है, समाज में गुस्से और विवाद की आग भी भड़का रहा है। एक्स पर वायरल क्लिप्स में एजाज जो है सेक्स पोजीशन के बारे में पूछता है, अंडरगारमेंट्स उतारने जैसे टास्क भी देता है और ऐसे लोग खुली गंदगी और भारतीय संस्कृति पर दबा भी है। एजाज खान जो कभी छोटे-मोटे रोल्स और बिग बॉस में नौटंकी के लिए जाना जाता था, अब हाउस अरेस्ट में संस्कृति का ठेकेदार बन बैठा है। ये ठेकेदारी क्या है कि बस अश्लीलता का बाजार या शो में टास्क के नाम पर अंडरगारमेंट्स उतरवाना, सेक्स पोजीशन पर चर्चा और साथ ही ये भी इनका रियलिटी शो लगता है। एजाज ने सोचा जेल से निकला हूँ, अब समाज को ही जेल बना दूँ। उल्लू ऐप का नाम तो बिल्कुल सटीक है, क्योंकि ऐसी बेहूदगी जो है वो सिर्फ उल्लू बनाने के लिए ही की जा सकती है। आज हमारे साथ चर्चा में जो है जुड़े हैं राजीव खुराना साहब जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत-बहुत स्वागत है खुराना साहब आपका। हमारे साथ में है सुरजीत सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सनातन सेना के। सिंह साहब आपका भी एटीवी पर बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ में डॉक्टर अविरल मलिक जी हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मलिक साहब आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जयप्रकाश यादव जी हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सनातनी सेना के। आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ में खास मेहमान के तौर पर जुड़े हैं विनोद कुमार तिवारी जी जो डायरेक्टर हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हैं और द कन्वर्जन फिल्म भी इन्होंने जो है डायरेक्ट की थी। तो तिवारी साहब आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है टीवी पर। शुरुआत खुराना साहब से करते हैं। खुराना साहब जो बॉलीवुड में जिस तरह से 18 प्लस के नाम पर जो कंटेंट परोसा जा रहा है, लगातार शिकायतें मिल रही हैं। सरकार ने कानून भी बनाए, लेकिन क्या उनका अमल जो है क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों अमल में नहीं लाया जा रहा है? क्या बात है कि इन पर कोई रोक नहीं लग पा रही है? जो लोग जेल में होने चाहिए थे, वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। जी। नहीं, जेल में क्या, ये जिस करेक्टर की आप बात कर रहे हो, ये कितनी बार तो जेल हुआ है। मैं आपको इस आदमी की हिस्ट्री बताता हूँ, पर आपने सवाल जो पूछा है वो मेरे से गवर्नमेंट का पूछा। देखिए, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसमें वेब सीरीज दिखाई जाती हैं, इसमें आईएनबी मिनिस्ट्री का कोई कंट्रोल नहीं रहा कभी भी। ना इन्होंने कभी सेंसरशिप की बात करी, ना इन्होंने कभी कंट्रोल करने की बात करी, ना अपलोडिंग में, ना डाउनलोडिंग में, ना कहीं पे भी। अब समस्या ये है कि आप दूरदर्शन पे तो कंट्रोल करते हैं, आपने जो बाकी जो चैनल है, सैटेलाइट चैनल हैं, उन पे आप कंट्रोल है कि कंट्रोल नहीं है तो बाद में एक्शन है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म में क्या है, ओटीटी प्लेटफॉर्म में क्या करते हैं कि ये सिंगापुर में ऑफिस खोल लेते हैं, हांगकांग में खोल लेते हैं, जहां आपके लॉ नहीं लगते वहां से अपलोड करते हैं, अपलिंक करते हैं। तो ये समस्या, क्योंकि विश्व छोटा हो गया है, अब फुटप्रिंट की दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था, एक सैटेलाइट होता था, सैटेलाइट की एक छोटी सी फुटप्रिंट होती थी। टीवी चैनल होते थे, उनके टेरेस्ट्रियल एरियाज होते थे। DD1 यहाँ तक जाएगा, 50-100 किलोमीटर आगे नहीं जाएगा, आगे आपको लोकल फिर दोबारा टावर लगा। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जब से इंटरनेट आया है, इंटरनेट ने इतना ज्यादा कर दिया है कि पूरे वर्ड को छोटा कर दिया है। अब छोटा वर्ड छोटा होते ही अब इसमें आता है कि लाइव। अब जब लाइव आप दिखाते हैं तो आपके आपके ऊपर पहली बात तो ये है, जो आप कंपनी बना रहे हैं, जो आप अपलोड कर रहे हैं, जो आपका स्टोरेज है, जो सर्वर है, जो जिससे आपने पूरा लिंक ले रखा है, जो भी चीजें हैं, वो उस पर अगर इंडियन लॉ नहीं लगते और इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ गवर्नमेंट को अपग्रेड होना चाहिए था। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे क्या क्या नहीं चल रहा, आप देखो। कोई ऐसा सीरियल नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है। ये ओटीटी में बूस्टअप कब आया, जब वो कोरोना था। अब ये आज के विषय पे रहते हैं आप, ये तो कानूनी हो गया। ये एजाज खान प्रोफेशनल ऑफेंडर है, ये हैप्चुअल ऑफेंडर है। मैं कैसे बताता हूँ, यही वो शख्स है जो क्या बोलते हैं उसे, एनसीबी ने अरेस्ट किया था इसको, मुंबई पुलिस की एमडीएमए इसके पास मिला था, और ये 26 दिन अरेस्ट रहा था, सुप्रीम कोर्ट से इसकी जमानत हुई थी। और छोड़िए, ये वही शख्स है जो तरबेज आलम, जो जिसकी लिंचिंग हुई थी, उसकी फेवर में क्या क्या इसने टिकटॉक बनाए थे। ये वही शख्स है जो, अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात,
जब ये पकड़ा गया ड्रग्स के साथ, एनसीबी ने अरेस्ट किया था, कोई जमानत नहीं हुई, लोकल हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाके जमानत हुई। इसने क्या बयान दिया कोर्ट में कि मैं नहीं लेता था ड्रग्स, मेरी वाइफ के लिए थी, मेरी वाइफ का क्योंकि वो अबॉर्शन हुआ था, इसलिए वो पेन में थी, डिप्रेशन में थी, इसलिए वो लेती थी। मतलब इलीगल चीज तो इलीगल है, चाहे ये करे या इसकी वाइफ। देखिए कैसे कैसे लोग हैं हमारे यहाँ, और कैसा कैसा कानून है। और आप इसकी और एक्टिविटी देखिए, और इसका देखिए, अ, इसने टिकटॉक पे जो काम किए वो तो है ही है। इसने एक ऐश्वर्या चौबे थी लड़की, उसको उल्टे सीधे अश्लील मैसेज भेजे, फोटो भेजी, जिसकी एफआईआर हुई थी। इसने वाशी में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑर्गेनाइजर जो थे उन पे और एक मॉडल के ऊपर मार पिटाई की, इस पे एफआईआर हुई। इसने हेयर स्टाइलिस्ट को वो किया, जो प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट थी, उसके साथ अश्लील। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये प्रोफेशनल ऑफेंडर है। और इसके इसके पहलू दूसरा देखिए, जब ये बिग बिग में था, बिग बॉस के अंदर, इसकी जो मुलाकात थी वो पवित्रा पुनिया के साथ हुई थी। इसने उसके साथ दोस्ती हुई तो उसको इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश की। ये हार्डकोर कैसा है ये आदमी, ये करेक्टर। मैं सिर्फ 30 सेकंड जी और लूंगा बिल्कुल। ताकि ताकि एजाज खान की पूरे करेक्टर क्लियर हो जाए। जी तो ठीक है। पवित्र पुनिया के साथ इसने जो किया किया। अब आते हैं कि इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए उस पर जोर डाला, जो कि वो उसने मना कर दिया। मैं आपको एक बिग बॉस के अंदर ही एक अली कुर्ली मिर्जा था लड़का, उसको मारा इसने, जिसके कारण ये बाहर हुआ। आप ये देखिए, अब जो आदमी इतना प्रोफेशनल ऑफेंडर हो वो क्या करेगा। उसने एक ऐसा ऐसा चुना जिसके ऊपर लॉ नहीं लगता, या गवर्नमेंट के लॉ वीक हैं, वेब सीरीज उसमें ये लाया। अच्छा, एक और आपको इसका पहलू बताता हूँ। जब पवित्र पुनिया से इसका हुआ तो इसने एंड्रीना जो भी है इसकी वाइफ, उससे शादी भी कर ली तुरंत, यानी कि साथ का साथ ही। और ये जो आज का सीरीज है जिस पे हम बात कर रहे हैं, इसमें दो कंटेस्टेंट जो मुस्लिम थी उनको उनको पहले बाहर कर दिया है, और फिर अश्लील काम जो है सारे जिनसे करवाए हैं उन पे हम आगे चर्चा करेंगे, ताकि पहला सब जी बोले। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये प्रोफेशनल ऑफेंडर है, ये ड्रगिस्ट है, और साथ में ये एक हार्डकोर मुस्लिम है। तरबेज अंसारी पे बोला, ये अपना उसका कन्वर्ट करने की कोशिश करी। मैं ये इसका ये पूरा पहलू बताना चाह रहा था, प्लीज। हमारे साथ में काफी अनुभवी डायरेक्टर हैं विनोद कुमार जो है तिवारी जी। तिवारी साहब, साहित्य और सिनेमा जो होते हैं वो समाज को जो है अच्छा बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, ताकि जो हमारा भविष्य है वो सही जो है दिशा की तरफ जा सके। ये सब क्या चल रहा है बॉलीवुड के अंदर, इसका कोई विरोध भी नहीं कर रहा है, इसके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठा पा रहा है जिस तरह से आवाज उठनी चाहिए। जी देखिए, ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है और बहुत ही सुचारू तरीके से इसको आगे लाया जाता है। और ये जैसा भी कहा कि ये प्रोफेशनली हैं, प्रोफेशनल ऑफेंडर हैं। पहले तो मैं सर की बात को थोड़ा करेक्ट कर दूं, ये वो एजाज ये वो नहीं है जिसने पवित्र पूनिया को कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। वो एजाज खान दूसरा एजाज खान है जो भास्कर ओके वारसी में ओके एक्टर है। ओके ठीक है। तो और रही बात इसकी मानसिकता, वही जिहादी मानसिकता है। मानसिकता में कोई फर्क नहीं है। और देखिए, इस समय अगर आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप बधाई के पात्र हैं। और मैं तो ये सोचता हूं कि जहां तक महिला आयोग की, महिला विमेन सेफ्टी की बात करते हैं, या महिलाओं को खुले मंच पे नंगा किया जा रहा है, और यहाँ पर महिला आयोग कहीं खो गया है लगता है। आज महिलाओं की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, ये हमारे समाज का नहीं है। ये देखिए, एजाज क्या है, एजाज के हमेशा जिस तरीके से गंदी भाषा का इस्तेमाल वो करता है, जिस तरीके से सोच रखता है, इस सोच के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कानून बड़ा लच्चर है। अगर कठोर कार्रवाई होती और दंड दिया जाता तो शायद वो दोबारा ऐसा करने की कोशिश ना करता। एक सवाल मेरा और है, द कन्वर्जन जब आई थी तो उस समय बड़ी आवाज जो है उठी थी, और आवाज यह उठी थी कि ये इसे लाने की आवश्यकता क्या थी, जरूरत क्या थी। बहुत सारे वो लोग खामोश हैं देखिए आज इस हाउस अरेस्ट पर। जी
देखिए द कन्वर्जन एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको सीधा सीधा मैंने पंगा लिया था, और लव जिहाद के बारे में कोई बोलता नहीं था। इवन हमारी जो सरकार, जो सेंसर बोर्ड है, जो मोदी जी ने बिठाया है, वही कहते थे कि यार लव जिहाद ऐसा कुछ होता नहीं है। इवन उन्होंने ये कहा कि यार आप तो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अपने लोगों में कमी थी, वो तो हमने लड़के 14 बार फिल्म को रिजेक्ट किया, और जब हमने सुप्रीम कोर्ट के एविडेंस दिए कि देखिए ये लव जिहाद होता है, तब जाके फिल्म को पास किया गया और एक रास्ता खुला, लोग अपनी बेबाकी से बात रखने लगे, चाहे वो केरला स्टोरी हो, चाहे वो पलायन हो, चाहे अजमेर फाइल हो, फिर हमारे 12 ऐसी फिल्मों की झड़ी लगी। कहीं ना कहीं हमने फिल्म जरूर बनाई है, लेकिन और सरकार ने भी कई राज्यों में लव जिहाद पर कानून बनाए, मात्र वो कानून दिखावा है। अगर वो दिखावा नहीं होता तो श्रद्धा जैसे 36 टुकड़े नहीं होते। मैं तो बोलता हूं कि आप मत करिए, आप जो सरेआम फांसी है, एक दो को फांसी दीजिए, आप अपने आप लव जिहाद कम हो जाएंगे। जी ठीक है, जयप्रकाश यादव साहब जी, मैं आता हूं आप तक। जयप्रकाश यादव साहब, जैसा तिवारी साहब ने बताया, आप कैसे देखते हैं इस देश में एक अच्छी फिल्म आती है, सच्चाई पर फिल्म आती है, कानून लचीले हैं, कानून बनाए भी जा रहे हैं, बात भी की जा रही है, उसको लेकर के इनको जो है सुप्रीम कोर्ट में सबूत दिखाने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है कंटेंट के नाम पर, प्रोग्राम के नाम पर, 18+ के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है, खुलेआम पोर्न दिखाया जा रहा है इस देश को, और वो भी अभी तक केवल ऐप तक सीमित थे, ओटीटी तक सीमित थे। अब तो ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल पब्लिकली जो प्लेटफॉर्म है उन पर आ गया है। जी, कैसे रुकेगा ये सब? आपका माइक बंद है यादव साहब, आपका माइक बंद है। जी, आज के रोहित टीवी जी, आप डिबेट में अपना- जुड़े सभी रोहित जी, अपना प्रबुद्धजनों को कैमरा मेरा ऑन सादर कीजिए। प्रणाम। जी, कंटिन्यू। हम सबको ये मालूम है कि एक समय था इसी भारतवर्ष में जब रामानंद सागर की रामायण को ऑन एयर किया गया था, और उस समय लोग टीवी स्क्रीन के सामने से हटते नहीं थे। वो दौर था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का। उस समय सड़कें सूनी हो जाती थी और लोग अपनी संस्कृति से जुड़े चीजों को देखते थे। जब कोरोना काल आया 2019 में, उसे फिर से ऑन एयर जब किया गया, तो चाहे वो रामानंद सागर की रामायण हो या B.R. चोपड़ा की महाभारत हो, उसको लोगों ने बहुत सराहा और पसंद किया। पर उसके उलट 2008 में सबसे पहले OTT प्लेटफॉर्म भारत में आया था। ये अमेरिका से शुरू हुआ था। ये अमेरिका के लोगों के द्वारा जो प्रचलित प्लेटफॉर्म था, वो जब भारत में आया तो कुछ पैसों के लालच में वीडियो डाउनलोड करने पर OTT प्लेटफॉर्म्स को पैसे मिलते हैं। इस प्रकार पहले वो एक जाल बिछा करके पहले निशुल्क लोगों को सुविधा देते हैं। जब लोग एडिक्ट हो जाते हैं, उसके बाद देखने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, जुड़ने के लिए पैसे देते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, महीने का लेते हैं, और कुछ शो के लिए कुछ घंटों का भी लेते हैं। तो इस प्रकार केवल जेब भरने के नाम पर भारत की संस्कृति के साथ छलावा और कुठाराघात किया जा रहा है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद से पूरे देश में कई पौराणिक धार्मिक सीरियलों को भी OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा है। परंतु आज कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का विषय है कि जो नई युवा पीढ़ी है, उनके मानसिकता पर प्रभाव डालने की नीयत से ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स जो केवल अश्लीलता परोसते हैं, और रात के समय जब एकांत होता है उस समय ऐसे टाइम सेट करते हैं कि वो युवा पीढ़ी बगैर सोचे समझे उस जाल में फंस रही है, और देश की संस्कृति और सभ्यता का और चरित्र का हनन हो रहा है। धन गया, कुछ नहीं गया, चरित्र गया, सब कुछ गया। जी, यादव साहब आप तक जी। फिर आते हैं। हमारे साथ में रोहित रोहन श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर टीवी एंकर रहे हैं और वर्तमान में भी एंकरिंग जो है कर रहे हैं। रोहित रोहन साहब, सबसे पहले तो ATV पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का जो विषय है बहुत ही क्लियर है कि भारत सरकार जो संस्कारों की बात करती है, कानून भी बनाती है, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये अमल में क्यों नहीं ला पा रहे हैं, धरातल पर क्यों नहीं उतार पा रहे हैं? क्या कमी है? जो अच्छाई और सच्चाई पर जो फिल्में बना रहे हैं, उन डायरेक्टरों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है,
लेकिन जहां केवल मनोरंजन के नाम पर 18+ के नाम पर जो मनोरंजन के तौर पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है, अश्लीलता और मनोरंजन के बीच की एक रेखा जो बड़ी एक छोटी सी थी, उसे भी समाप्त कर दिया है। जी ठीक है, तो मैं इसके 3 पहलुओं पे आपका ध्यान दूंगा। सबसे पहले तो कंटेंट की बात करते हैं, दूसरा भारत के पॉलिसी के बारे में बात करते हैं और तीसरा एजाज खान के बारे में बात करते हैं। जी तो देखिए, ये जो कंटेंट है ये उल्लू नाम के एक प्लेटफॉर्म पे आता है। ये उल्लू नाम का जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली ये शुरू से ये सिर्फ एडल्ट कंटेंट ही बनाती है और ये लगभग बंद होने के कगार पे आ गई थी। इसमें एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है और उसके बाद से ये उल्लू प्लेटफॉर्म जो है दोबारा से ये जो यूट्यूब पे या जो ट्विटर के जो फिल्म स्टार्स हैं या जो स्टार्स हैं जिन लोगों ने अपना एक अलग ही मार्केट बना रखा है अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देकर, जैसे आपने देखा होगा एलविस यादव और कौन कौन इस टाइप के जो लोग हैं, उसी में एजाज खान टाइप के भी तुच्छे एक्टर्स आते हैं। तो कंटेंट जो ये बना रहा है वो क्यों नहीं भारत सरकार रोक पा रही है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो ओटीटी है वो आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्ट यानी कि आईपी एक्ट के अंतर्गत आता है और भारत में अभी भी इंटरनेट में जो कंटेंट पब्लिश होता है उसका कोई भी फिक्स लॉ नहीं आया है। आपको पता होगा कि इसी वजह से रविशंकर प्रसाद जी की मिनिस्ट्री गई थी ट्विटर वार के वजह से, जब ट्विटर मोदी जी के खिलाफ कुछ कर रहे थे कुछ लोग और वो नहीं कंट्रोल कर पाए थे क्योंकि आईपी एक्ट के तहत उसको नहीं कंट्रोल कर पाए क्योंकि वो है ही नहीं, संविधान है ही नहीं, सॉल्यूशन भी नहीं है, संविधान में भी इसकी चर्चा नहीं, क्योंकि जब संविधान बनाया गया था तब इंटरनेट पे ऐसा कुछ होगा उस समय उन्होंने सोचा नहीं होगा, बट ऑब्वियस सी बात है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जड़ कहाँ पे है। जड़ ये है कि जब आप इंटरनेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो पूरी दुनिया पूरा विपक्ष से खड़ा हो जाता है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच पे वार करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आईपीटीवी एक्ट आएगा तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जो न्यूज चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, तो हमारे जैसे लोग भी चिल्लाएंगे। तो ये इसको समझना पड़ेगा, इस वजह से जो है ये रूल जो है फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो इसका ये रूल का फायदा उठा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अब बात करते हैं एजाज खान पे। जैसा कि बाकी लोगों ने बताया कि एजाज खान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए ही जाना जाता है। इस आदमी को अपने स्टेटमेंट की वजह से जेल भी जाना पड़ा है। आप लोग जो एक बड़ा चीज जो मैंने सबसे पहले बोला उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। हिंदू को कोई भी ताकत, जब मुगल आए उसके पहले भी कितने आक्रांता आए, उसके बाद अंग्रेज आए, ये हिंदुओं को समाप्त क्यों नहीं कर पाए। सबने ये बात लिखा, आप जाके हिस्ट्री में पढ़िए, उन्होंने लिखा कि इनका जो कल्चर है, इनकी जो सभ्यता है, यही हिंदू को हिंदू बनाए हुए है। तो ये जितने भी क्रिश्चियन मिशनरी हैं दे आर फंडिंग दिस। ये जो उल्लू में फॉरेन का फंडिंग आया हुआ है वो क्यों आया हुआ है। उल्लू तो कोई महान काम कर नहीं रहा था, देशभक्ति का काम नहीं कर रहा था, कोई बहुत अच्छा कंटेंट नहीं बना रहा था, फिर भी उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों आया। सब्सक्राइबर की वजह से अगर होता तो वो चल जाता, फिर उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत थी। बिकॉज दे वांट टू किल द इंडियन कल्चर, वो इंडियन कल्चर पे आघात करना चाहते हैं और उसके लिए उनको सेलेक्टिव आदमी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो पैसे के लिए किसी भी लेवल तक जा सके। जी ओके, सुरजीत सिंह साहब, आपने सभी पैनलिस्टों को सुना है, ध्यान से आपने सुना है, क्या कहेंगे? सीधा सवाल है, इनको देख करके क्या लग रहा है? दूसरा, रणनीति आपकी क्या बन रही है दोनों चीजों पर? जी देखिए, कुछ चीजें मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। ये जो अश्लीलता का मामला है, इस पे हम लोग 2020 से बात कर रहे हैं और हमने इस पे 2020 से मुहिम छेड़ के रखी हुई है। हमने बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म बंद करवाए। राज कुंद्रा जैसा आदमी जो है जेल गया, एकता कपूर के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ गंदी बात को लेके। 2020 और 21 के बीच में आईटी एक्ट आया। प्रकाश जावड़ेकर जी जो है जब सूचना प्रसारण मंत्री थे उस समय आईटी एक्ट जो है, उसी आईटी एक्ट के तहत जो है राज कुंद्रा जेल जाके आया। कानून बना हुआ है, कानून का पालन नहीं हो रहा है। दूसरी बात जो है, हम अभी भी हम अपने विषय पे नहीं है, हम सबकी बातें सुन, विषय पे नहीं। विषय एजाज खान नहीं है, विषय है ओटीटी प्लेटफॉर्म उल्लू। उल्लू के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। जो उसका संचालन कर रहा है उसका नाम है विभू अग्रवाल। उससे सबसे पहले ओटीटी बीच में जब हमने मुहिम छेड़ी तो ओटीटी पे बहुत सारे कंटेंट कम हो गए उसके। फिर उसने जो है एक चैनल चालू किया अतरंगी।
अतरंगी 1 साल में फ्लॉप हुआ। फिर उसने अभी एक चैनल ओटीटी चालू किया हरिओम, जिसपे उसने धार्मिक कंटेंट की शुरुआत की, मगर वो भी फ्लॉप रहा, नहीं कर पाया। वापिस इसने जो है एजाज को इसलिए ले आया क्योंकि इस समय जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उल्लू, उसकी पूरी कहानी खत्म हो गई है, नहीं है कोई कंटेंट उसके पास उस लेवल का कि वो सरवाइव कर पाए मार्केट में। इसने क्या किया विभू अग्रवाल ने, इसने इस तरह का कंटेंट उठाया, और एजाज के बारे में सबको पता है कि एजाज जो है उसका बैड इमेज है पूरी मार्केट में। एजाज कुछ भी बोल सकता है, और एजाज को बोलने से चीजें बढ़ेंगी। अभी इस समय जो विभू अग्रवाल जो है दुबई में बैठ के ऑपरेट कर रहा है। अब दुबई ठीक है, अब आपकी सबको पता है रणनीति क्या मुस्लिम है? आपकी अगली आपकी हम संस्थान की, आपकी सेना की रणनीति क्या बनेगी अब इस पर? जी। देखिए इस पे सबसे पहले एजाज तो हमारा टारगेट है, एजाज को जेल जाना ही जाना है, वापिस जो है। मगर मेन जो इसका संचालन करा विभू अग्रवाल, अभी विभू अग्रवाल के ऊपर हम लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे, महिला आयोग में भी करेंगे, यहाँ भी सबसे जो मेन संचालक जो होता है, संचालक को जेल जाना चाहिए, क्योंकि वही वेट करवाता है चीजें। आर्टिस्ट है वो तो, एजाज तो अपना पलड़ा झाड़ लेगा कि मैं तो एक्टर हूँ, मुझसे एक्टिंग कराई गई। कंटेंट ओटीटी पे जो है पास जो होता है वो कौन करता है? वो जो संचालन कर रहा है वो डिसाइड करता है कि हमारे यहाँ चलेगा क्या। तो ठीक बहुत है, बड़ी मलिक भूमिका साहब से विभू पहले जवाब अग्रवाल ले की लेते है। हैं और आप तक और आते हैं हमें सिंह साहब जी। हमारे साथ में डॉक्टर मलिक जी जुड़े हैं, और अब सभी का जवाब जो है वो इन्होंने ही देना है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मलिक साहब, आपने चारों लोगों को सुना है, और आज का जो विषय है वो आपको विषय भी जो है मैं स्क्रीन पर ला देता हूँ। डिजिटल वेश्यालय, हाउस अरेस्ट जिसे कहा जाए तो बिल्कुल सटीक नाम है। क्या एजाज खान का जो है अब गेम ओवर होगा? जी। और विभू अग्रवाल पर कब तक कार्यवाही होगी? क्योंकि अब कार्यवाही की मांग भी आज से उठेगी। उसमें केवल जो है टारगेट सिर्फ एक एक्टर ही नहीं, उसके पीछे जो छिपे हुए लोग हैं, उन लोगों पर भी कार्यवाही होना बहुत जरूरी है। जी। जी नहीं, देखिए कई सारे वक्ता में से पूर्व में जिन्होंने स्पष्ट किया, रोहित रोहन श्रीवास्तव जी भी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने फॉरेन फंडिंग के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट कहा। और रही बात एजाज खान की, तो इसकी छवि कैसी है, इसकी इमेज कैसी है, उस विषय पे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो मार्केट में सबको स्पष्ट रूप से मालूम है कि इसकी किस प्रकार की इमेज है, और किस प्रकार की आइडियोलॉजी है, और किस प्रकार की मानसिकता है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड की और केंद्र सरकार के स्टैंड की, और केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही कार्रवाई और क्या कार्रवाई की जाएगी, इस चीज को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से अश्लीलता को बढ़ावा नहीं मिलने दिया जाएगा, ये बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से आपके एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। साथ ही साथ जहां तक विषय अश्लीलता का, तो निश्चित रूप से अश्लीलता परोसने का कृत्य इनके द्वारा किया जा रहा है, और ये हिंदू सनातन परंपरा पे निश्चित रूप से टारगेट है। ये सनातन संस्कृति को आघात पहुंचाने की पूर्ण रूप से साजिश है। ये भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से समाप्त करने की साजिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन सवाल मेरा ये था कि आपके कानून जो हैं उनको अमल में कब लाया जाएगा? ये जो है सेंसर बोर्ड कब जो है जगेगा? इसको ये नींद से कब जगेगा? हिंदुओं को तो आप लगातार जगा रहे हैं। जी। नहीं, देखिए इस देश में जुडिशरी है, न्यायपालिका है, सरकार है और पुलिस प्रशासन है, तो कानून में कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय है राज्य सरकारों का, मतलब ये सब कानूनन चल रहा है, सहमति से चल रहा है। ठीक है, अब मैं अभिषेक दुबे जी हमारे साथ में जो है जुड़े हुए हैं। जी, आप तक आते हैं मलिक साहब। जी जी, मैंने अभी नहीं कहा, देखिए आपने जो आखिरी में स्टेटमेंट दिया उसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए जहां तक विषय कानून की सहमति से चल रहा है, किसी प्रकार से कानून की सहमति से नहीं चल रहा। और जहां तक विषय लीगल और इलीगल का, तो असहमति से चल रहा है तो जेल में कब आप डालेंगे? सवाल ये भी उठता है। मैं अभिषेक दुबे जी से जवाब ले लेता हूं, क्योंकि सभी के साथ में छोटे छोटे कमेंट। कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी इस प्रकार के कुकृत्य को अंजाम देगा, जो आवश्यक एक प्रकार से कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ठीक है, अभिषेक दुबे जी क्या सहमत हैं आप? जो है मलिक जी ने कहा है कि जो कुकृत्य चल रहा है उस पर जो है कार्यवाही होगी, और ये एक तरह से इसमें कानून की कोई सहमति नहीं है। अभिषेक दुबे जी। सर जी, सभी को जय हिंद। और मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी कार्रवाई हो, या चाहे सरकार की तरफ से हो या हिंदू संगठन की तरफ से हो या हम सब की तरफ से हो, ये एक पक्षता की नहीं, सभी के सानिध्य में होना चाहिए और सबको इसमें मिलकर कार्य करना चाहिए। और बहुत बढ़िया रहेगा, कानून की तहत सब काम हो तो अच्छी बात है। ठीक है, हमारे साथ में अमित ठाकुर जी हैं, जो प्रभारी संपादक हैं, युवा पत्रकार हैं। अमित ठाकुर जी, आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, आपने सभी को सुना। सीधा सवाल है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, किस तरह से कम होगा ये जो अश्लील समाज को बनाया जा रहा है, अश्लीलता परोसी जा रही है, जो हमारा युवा भटक रहा है, इस पर कार्यवाही कब होगी? और मोदी जी जो है
वो कब एक्शन में आएंगे, इतने बड़े एक्शन में कि इसको सबको जमींदोज कर देना चाहिए, नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, ताकि अच्छे डायरेक्टर निकल के बाहर आ सकें। जो रामायण और महाभारत का हवाला जयप्रकाश यादव साहब दे रहे थे कि उस तरह की फिल्में और चीजें, सच्चाई वाली फिल्में, जैसा कि विनोद तिवारी साहब ने जो है डायरेक्ट किया है फिल्म को, द कन्वर्जन को। तो जब ऐसी फिल्में आती हैं, कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में आती हैं, उनका विरोध होता है। कैसे देखते हैं आप इन सब चीजों को? जी। नमस्कार, जय हिंद साथियों। सबसे पहले मैं सभी से क्षमा चाहूंगा कि मैं आज के कार्यक्रम को थोड़ा सा देर से ज्वाइन कर पाया। सर, क्या है कि मैं आज के इस विषय में थोड़ी सी सैद्धांतिक बात बताना चाहूंगा। हम सबको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो भारतवर्ष है पूरी दुनिया में अपनी मर्यादा, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। ये जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र तो है ही, लेकिन भौतिक जो परिवेश है उसकी कट और कॉपी पेस्ट में हमारी युवा पीढ़ी इतनी तरीके से लगी हुई है कि वही वाली बात है कि कौवा हंस की चाल चल रहा है तो खुद की चाल भी भूल रहा है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमारा क्या समाज है, हमारा क्या परिवेश है, हमारी क्या मर्यादाएं हैं, जब तक हम अपनी युवा पीढ़ी को उन संस्कारों से परिचित नहीं कराएंगे तो वे भटक जाएंगे। और इन सब का सामूहिक दायित्व एज ए पत्रकार, एज ए मीडिया हमारा भी है। आप लोग जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, टेलीविजन, धारावाहिक, मूवीज, इन सब की आज बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी और आवश्यकता हो रही है कि ये जो परिवेश निर्मित किया जा रहा है, जिससे न केवल हम बाहर से टूटे बल्कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति भी टूट जाए, जिससे हमारी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां भारत की मर्यादा और संस्कारों को भूलकर दुनियादारी के फेम में और नेम में भटक जाएं, जिससे हमारे देश को अंदर से भी तोड़ा जा सके। ये एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है और इस सब का हम सबको मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर, है ना, मेरे पास अभी फिलहाल में कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, कोई त्वरित घटना पर मैं टिप्पणी भी नहीं करूंगा। मैं ये सिद्धांतिक बात करना चाह रहा हूं कि हम सब लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म। राजीव खुराना साहब के पास पहुंचते हैं, राजीव खुराना साहब से, और सबसे क्लोजिंग कमेंट, लास्ट कमेंट रहेगा और सभी से एक एक करके, क्योंकि उसके बाद समापन भी करना है। राजीव खुराना साहब जी, आपने जो है मलिक जी को भी सुना, आपने यादव साहब को भी सुना, सिंह साहब को भी सुना, तिवारी साहब को भी सुना और रोहित रोहन श्रीवास्तव जी को भी सुना। जी, आप तक भी आते हैं श्रीवास्तव साहब जी, खुराना साहब। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ ये उल्लू या अल्ट बालाजी या तरंगी या किन स्टार या OS टीवी का मामला नहीं है। ऐसे करीब 100 एक वेब ऐप हैं चल रहे हैं, ठीक है। अभी उनके लिए गवर्नमेंट की कमजोरी है जो अभी तक इसके लिए कोई लॉ नहीं बना सकी, चलो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर ये विभू अग्रवाल का सुरजीत जी ने एग्जांपल दिया, सुरजीत जी, इसके इस शो के जो डायरेक्टर हैं सम्मित बासु और शशांक घोष, आप उनको भी लीजिएगा जब आप करेंगे इन पे एक्शन। तो मैं आ रहा था कि मान लीजिए गवर्नमेंट के पास अभी कोई लॉ नहीं है, 11 साल हो गए बीजेपी को आए हुए, अभी तक कोई कानून नहीं बनाया, मान लिया। लेकिन सर एक बात तो बताइए मेरे को सब लोग, अगर ये उल्लू और ये जितनी ऐप हैं ये सब पेड है, इनकी सब्सक्रिप्शन ले रखी है, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिए कैश तो दी नहीं, सबने कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट से दिए, तो वो अगर 20 लाख लोग जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिए है उन पे ला नहीं लगता कि वो अश्लील, मतलब कल को प्ले बॉय की ले लेंगे। आपका कानून ये तो वहां तो रोकता है ना सब्सक्राइबर को, आपके पास प्रूफ है, आप जिन ने सब्सक्रिप्शन ले रखी है, जो इस अडल्ट कंटेंट को देखते हैं, अडल्ट कंटेंट इनको प्रमोट करते हैं, आप उन पे तो एक्शन ले सकते हैं जब तक सरकार कोई कानून बनाए। दूसरी बात, मैं सुरजीत जी की नॉलेज के लिए एक और बात बता दूं, एक PIL लगी थी स्टार नेटवर्क के अगेंस्ट, शायद 1998-99 में जब स्टार टीवी आया था तब, या 2000 की बात है, 99 में वो PIL लगी थी। हमारा एक ग्रुप था जिन्होंने लगाई थी। आपको याद होगा जब स्टार टीवी नया आया था, इसने एक स्टार टीवी चैनल किया था। वो क्या करता था, अपने पहले सेल्फ डिक्लेयर्ड वो लाता था सर्टिफिकेट 12+, 15+, 18+, तो अडल्ट कंटेंट देता था, क्योंकि उसके पास स्टार के पास जो 20 के नाम से जो पेरेंटल कंपनी है उसके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, वो अपनी लाइब्रेरी को यूज करना चाहता था इंडिया में, ठीक। इसके अगेंस्ट एक PIL लगी थी, जोगिंदर कक्कड़ और भगवान दास कश्यप वर्सेस स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क की तरफ से तब अरुण जेटली आया करते थे। उस केस में जो स्टे लगा हुआ है अश्लील कंटेंट के खिलाफ, वो आज भी चल रहा है।
अगर मैं कोशिश करूंगा सुरजीत जी आपको ये प्रोवाइड करने की, आपके केस के लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। मेरा लास्ट जी, वर्ड है, मेरा लास्ट वर्ड है, क्या हम आपने सेंसरशिप लागू कर दी सब पे, सिनेमा हॉल पे, उन पे, ठीक, टीवी पे आपने चलो कंट्रोल कर लिया थोड़ा बहुत। एक चीज बताइए, सेल्फ सेंसरशिप इंडिया में ये शब्द इस्तेमाल करना गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए। कोई सेल्फ सेंसरशिप नहीं होती, सबको पैसा चाहिए, पैसे के लिए कुछ भी बेचने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। एजाज अहमद का ये जो हाउस अरेस्ट है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, विनोद कुमार तिवारी साहब से सीधा मैं पूछ लेता हूं कि जो बात राजीव खुराना साहब ने कही कि जिस तरह से जो है, मैं उदाहरण भी दे देता हूं कि ड्रग्स लेना मतलब बेचना और लेना दोनों ही अपराध हैं, तो बनाने वाला जो है उस पर तो कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन लेकर के बैठा है, सब्सक्राइबर है, उसको भी इस कानून के दायरे में लाया जाए। जी भाई साहब, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सेंसर बोर्ड बायस्ड है और अब समय आ गया है कि हिंदुओं को मिलकर एक सनातन बोर्ड बनाना चाहिए, ताकि कोई एज ए मेकर होते हुए मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि आज भारत के लिए सनातन बोर्ड की जरूरत है, और वो बोर्ड देश में हमारे सनातन संस्कृति या हमारे हिंदुत्व के खिलाफ बनने वाले कंटेंट पर कार्यवाही करे, और ऐसे भविष्य में ऐसे जो ये करते हैं, ये ओछी हरकतें, नीचता करते हैं, ये मेरी नजर में नीचता है, सिर्फ टीआरपी करने के लिए नीच लोग नीचता ही करते हैं। तो जो ये बच्चियों से कपड़े उतरवाए गए या नंगापन किया गया है, ये नीचता है और ये जानबूझ के की गई है। जब तक हमारे देश में कोई सनातन बोर्ड नहीं बनेगा, तब तक ये होता रहेगा। सेंसर बोर्ड इनको नहीं रोकेगी, सनातन बोर्ड ही इनको रोकेगी। और हाँ, कार्यवाही दोनों पे ही होना चाहिए, और ये हमें मांग करनी चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना, हमारे पास कानून बने हुए हैं, लेकिन सख्ती से उसका पालन नहीं होता है, और अगर हम इसकी आवाज उठाएंगे तो आगे सख्ती से इसका पालन होगा। ठीक है, रोहित रोहन श्रीवास्तव साहब, जो मांग तिवारी साहब ने की है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए और जो कानून बने हैं उनका सख्ती से पालन नहीं हो रहा है, उनको भी ध्यान में देखना चाहिए। और एक चीज और है कि क्या जो मांग खुराना साहब ने की है वो, और साथ में तिवारी साहब, और तीसरा मैं सवाल और ऐड कर रहा हूं कि जो लोग पालन कड़ाई से नहीं कर रहे हैं, उन ऐसे अधिकारियों पर भी जो जिम्मेदारी के साथ में बैठे हुए हैं, उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए, कानून में भी ऐड होना चाहिए। जी रोहित साहब, आपका माइक बंद है। जी, माइक आपका ठीक है, अब सुनाई दे रहा है? बिल्कुल, आवाज आ रही है। ठीक है, जैसा कि खुराना साहब ने करेक्शन किया है, सुरजीत सिंह जी ने जो बोला था, जो सुरजीत सिंह जी कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय काम है, और मुझे लगता है कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं सुरजीत सिंह जी, मैंने कम से कम 12 से ज्यादा लाइसेंस, टीवी लाइसेंस मैंने कैंसिल कराए हैं, जिसका मेरे पास कंप्लेन लेटर भी और कैंसिलेशन लेटर भी मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा। अब मैं फिर से, आपने जो कहा कि प्रकाश जावड़ेकर साहब के समय जो आईपीटीवी एक्ट किया गया था, मैं आपको बताऊं कि टीआरआई ने 2008 में एक रिकमेंडेशन दिया था, जिसके तहत जो थोड़ी बहुत जो आईपीटीवी एक्ट का जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ केबल टीवी पर किया गया है, और केबल टीवी में इसको ऐड किया गया है, जो कि खुराना साहब ने आपको बताया। और मैं आपको बताऊं कि अभी देखिए, जैसे कि एक चैनल 6 करके आया करता था पहले, रसिया टीवी का चैनल था, जिसमें रोज रात में एडल्ट मूवी शुरू हो जाती थी, तो वो आता था मिनिस्ट्री के अंदर, केबल टीवी एक्ट के अंतर्गत। तो पहले तो मिनिस्ट्री ने अपलिंकिंग पे रोक लगाई, फिर डाउनलिंकिंग पे रोक लगाई। तो उसमें रूल ये था कि कोई भी केबल ऑपरेटर अगर डाउनलिंक भी करेगा, जैसे यहाँ पे सब्सक्राइबर की बात हो रही है, तो वहां पे हम डाउनलिंक को मान लेते हैं, जो डाउनलिंक करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब चूंकि आईपीटीवी एक्ट जो है इंडिया में एक नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे लोगों ने आईपीटीवी एक्ट बना रखे हैं, जो टेलीकॉम पे भी अप्लाइड होता है और भी जगह अप्लाइड होता है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। अब हम आते हैं कि जब तक ये एक ठोस प्रोटोकॉल नहीं आएगा, मतलब एक्ट की बात हटा देते हैं, जब तक ये ठोस प्रोटोकॉल नहीं आएगा, जैसे केबल टीवी के लिए है, जब तक ये लाइन आइटम डिफाइन नहीं होगा, तब तक ना आप इंडिया के ऐप सर्विस प्रोवाइडर को रोक सकते हैं, ना किसी कंटेंट डाउनलोड करने वाले को आप रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पैसा है और मैं उस कंटेंट को कंज्यूम करना चाहता हूं, तो चूंकि उस पर कोई लॉ है ही नहीं, तो फिर मैं तो क्रिमिनल हुआ नहीं ना, आप मेरे पे कैसे कार्रवाई कर सकते हैं?
जब तक कि आप उसको क्रिमिनल एक्ट में नहीं लाते हैं। तो एक तो ये है कि अभी भी क्लियर नहीं है, और इसका सबसे बड़ा कारण है यूट्यूबर्स। अगर ये एक्ट, मैंने आपको बता, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे इसमें पार्टिसिपेट किया हूं जहां पे ये सारा डिस्कशन होता है और फाइनली रुक जाता है, क्योंकि देश में इतने यूट्यूबर हो गए हैं जो इतने न्यूज बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, तो इस सब पे लागू होगा ना। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा हो रहा है। दूसरा ये है कि आप मॉनिटर कैसे करेंगे। हर आदमी आज के डेट में पत्रकार हो गया है, हर आदमी आज के डेट में नेता बन गया है, हर आदमी आज के डेट में कंटेंट क्रिएटर बन गया है। आप कैसे उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। आप देखिए यूट्यूब पे आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इंडिया में 1 मिनट में कितने कंटेंट अपलोड किए जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में 1 मिनट में कितने कंटेंट अपलोड किए जाते हैं। तो सारे तो पत्रकार ही हो गए ना, सारे तो कंटेंट प्रोवाइडर ही हो गए। अब हम बात करते हैं ये अश्लील वाले पे। तो देखिए अश्लीलता पे तो ऑलरेडी एक्ट है, भारत के संविधान में भी एक्ट है, उसके तहत आप जाके एफआईआर करते हैं और लॉज भी होता है एफआईआर आपका। तो वो आईपीटीवी एक्ट के तहत नहीं होता। अगर आईपीटीवी एक्ट के तहत होता तो आपको टीआरआई में जाना पड़ता या टीडी सेट में आपको केस लड़ना पड़ता, आप सिंपल कोर्ट में नहीं जा सकते। तो मैं अपना क्लोजिंग ये करता हूं कि जो ये एजाज है, ही इज वेल चूजन। देखिए जैसे इसके पहले भी जितने प्रोपोगेंडा होता है, तो प्रोपोगेंडा में सबसे पहले ढूंढा जाता है कि उसका सवाल और ऐड कर देता हूँ रोहित साहब जी। जी। सवाल ये ऐड मैं कर रहा हूँ कि बुर्का का एक तरफ समर्थन वह व्यक्ति कर रहा है, अल्लाह के बंदे के नाम से एक एनजीओ चला रहा है, वही व्यक्ति जो है वहां सेक्स पोजीशन पूछ रहा है और खुलेआम जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो उन वीडियोस को डाल भी रहा है। क्या चाइल्ड एक्ट के तहत भी इसके ऊपर क्या मुकदमा नहीं होना चाहिए? और क्या जो है महिला अधिकार हो गया है, जो है जो बाल अधिकार है आयोग है, तो आयोगों की तरफ से भी इनके ऊपर मुकदमा क्या पंजीकृत नहीं होना चाहिए? क्या वो सो रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। तो इसके लिए उनके पास भी किसी ना किसी को कंप्लेन करना पड़ेगा, हम जैसे लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। और जहां तक आपने जिस तरफ आपने इशारा किया है ना कि छोटे बच्चों को, तो उसके लिए ऑलरेडी एक्ट है हमारे पास, तो वो और भी बकरा एक्ट है। अगर वो लग जाता है उसके ऊपर, लड़कियां अगर 18 साल से कम की हैं। जी जी। अब मैं अपना फाइनल एक लाइन में क्लोजिंग कमेंट देता हूं। देखिए एजाज खान जो है, जैसे मैं हमेशा ये मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल जो था, दिल्ली में प्लॉट किया गया था, दिल्ली में कुछ फॉरेन अथॉरिटी के द्वारा, डीप स्टेट के द्वारा प्लांट किया हुआ आदमी था। उसी तरीके से एजाज खान जो है, ही इज अ प्लांटेड पर्सन, उसका कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो वो इनकम कहां से कमाता है? इसी तरह के चीजों से, इसी तरह के प्रोपोगेंडा से कमाता है। और जब तक वो कमाता रहेगा, वो करता रहेगा ना। अगर मेरे को प्रोपोगेंडा करने से पैसा मिल रहा है तो मैं करूंगा ना, और वही हो रहा है। और इस देश में एक नहीं, अभी देखिए कि जैसे वीजा बंद हुआ तो कैसे 5 लाख से ज्यादा महिलाएं निकल गई जो पाकिस्तान की थी, यहाँ पे इंडिया में बैठ के इंडिया के चावल, इंडिया का मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ इस्तेमाल कर रही थी ना। यानी कि वो प्रोपेगेंडा चल रहा था, और कितने बड़े लेवल पे चल रहा है। ये तो 5 लाख सिर्फ आगे आए हैं, मुझे लगता है कम से कम 10-15 लाख होंगे जो अभी भी छुपे हुए हैं और जिन्होंने अपना आधार कार्ड और वोटर कार्ड इंडिया में बना लिया है। तो सबसे पहले जो है, एक तो एक कड़ी कानून बनानी चाहिए, उसका प्रोटोकॉल बनाना चाहिए जैसे सैटेलाइट टीवी का बना हुआ है, और उसी तरीके से उसका मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, पनिशमेंट भी डिफाइंड होना चाहिए, और सरकार के पास कंट्रोल होना चाहिए कि जैसे चैनल को चाहे 24 घंटे में बंद कर सकते हैं, वैसे ही किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को बंद कर सके, ऐसा सरकार के पास पावर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ऐसे जो लोग हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो चाहते हैं कि हिंदू संस्कृति का विनाश किया जाए, हिंदू संस्कृति में अब क्या ये संस्कृति तो खराब किया जा रहा है। उन बच्चियों के पास अगर इतना बुद्धि होता तो क्या वो टीवी पे खुलेआम अपना पैंट उतारती, खुलेआम अपना टी शर्ट उतारती? नहीं उतारती। यानी कि उनके पास उतना विवेक नहीं है। तो अगर उनके पास इतना विवेक नहीं है तो हम छोड़ दें उनको, छोड़ दें इस वजह से क्योंकि लड़कियां फ्रीडम से कर रही हैं, अपनी मर्जी से कर रही हैं, और हम अपने संस्कृति का हत्या करवाने दें? क्या ये दूसरे धर्म के लोग करने देंगे? ये सवाल बनता है पूरे दुनिया के लोगों से। जी ठीक है। नहीं, मैं इसमें एक रोहित जी की बात पे एक ऐड करना, सिर्फ 2 सेकंड सुजीत जी। जो फ्री में अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसको ट्रेस करना, उसको करना मुश्किल है। लेकिन जो अंडर सब्सक्रिप्शन है, इनक्रिप्टेड है, जो पे कर रहा है और डिजिटल पेमेंट से पे कर रहा है अपने कार्ड से या अपने पेटीएम से या किसी भी माध्यम से, वो तो आइडेंटिफाई हो सकता है। वो 20 लाख लोग हैं। अगर वो 20 लाख लोग चाहते हैं तभी तो एजाज खान आ रहा है, तभी तो ये विभू अग्रवाल जैसे लोग बना रहे हैं ये प्रोग्राम। जी वैसे वर्षा भी तो है, एजाज खान आ रहा है और अश्लीलता है, इस वजह से भी तो 20 लाख लोग जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, दोनों बातें। सुरजीत सिंह साहब,
आपने जो है जी। खुराना साहब को भी सुना है, तिवारी साहब को भी सुना है कि जो लास्ट, इन पर मैं चाहूंगा कि आपका क्या सोचना है, आप कैसे सोचते हैं? जी। देखिए जितने लोगों ने बोला अच्छा बोला जो है, और सब वही बात कर रहे हैं कि इस तरह के कंटेंट पे कैसे कार्रवाई की जाए। हम्म, अभी जो चल रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, जो क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री में बैठा हूँ, मैं तो इस पे बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। हमने कई ओटीटी बंद कराए, कई चीजें, और इसमें बहुत अच्छा, सारे दूसरा केसेस भी हुए एक और लोग। सवाल है, एक और सवाल है कि जो बाल अधिकार आयोग है और साथ में महिला अधिकार आयोग है, अगर ये एक्शन में अगर आ जाएं और भले ही सेंसर बोर्ड चुप रहे, तो क्या ये बहुत अंदर तक नहीं जा सकते हैं? अगर ये दोनों जो है आयोग अगर एक्शन में आ जाते हैं और सही से जो है जो कानून है उनका अगर इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों पर कड़ी और कठोर कार्रवाई के साथ में क्या इनको बिल्कुल भूमिगत नहीं किया जा सकता है क्या? जी। जी, जी। नहीं किया जा सकता है। अभी वही बता रहा हूँ कि अभी जो एकता कपूर के ऊपर गंदी बात पे जो एफआईआर हुआ, और जिसका केस भी चल रहा है यहाँ मुंबई के डिडोसी कोर्ट में केस चल रहा है उसका। उसमें शोभा कपूर, एकता कपूर सबके ऊपर, वहाँ तक कि वो कलाकारों के परिवार वालों के ऊपर भी हुआ है, जो छोटे बच्चों से उन्होंने वर्क करवाया था वहाँ पे। इसमें क्या है ना, जो आप बोल रहे हैं कि महिला आयोग की, अब महिला आयोग के पास जब शिकायत जाएगी तो महिला आयोग पे आएगा। उनको भी तो एक शिकायत लेटर चाहिए ना, कि उनके पास शिकायत कौन कर रहा है जो है। जी। ये चीजें हैं उस पे, और करना चाहिए। मैं फिर अभी इस पे मैं जल्दी आपको अपडेट आएगी जो है, मैं इस पे अपने स्तर से मैं कुछ करने वाला हूँ, जो बड़ा कदम होगा जो है। जी। अब मुझे इसके लगता है कि ऊपर आप भी पॉलिटिकल शेल्टर मोदी जी भी की है तरह आप ही हिंट दे रहे एजाज हैं खान कि के कुछ बड़ा ऊपर। होने वाला है आने वाले समय में। इस चीज को लेकर के मैं विनोद तिवारी साहब से जरूर पूछूंगा। जो सुरजीत साहब ने कहा है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, जो इस तरह के कदम को जो है सराहा भी जाना चाहिए। एटीवी न्यूज चैनल बिल्कुल साथ में है। लग रहा है कि अब धीरे धीरे जो जागृति हो रही है, क्योंकि अभी तक तो बॉलीवुड में लोग सोए हुए थे, जो आवाज ही नहीं उठा पा रहे थे, जो उठाना चाहते थे उनको बल नहीं मिल पा रहा था। अब कहीं न कहीं उनके लिए एक तरह से सनातन सेना जो लगातार प्रयास कर रही है, वो कहीं न कहीं एक मनोबल बढ़ा रही है, उनको बल मिल रहा है और लोग खुल कर के अब धीरे-धीरे समर्थन करने लग गए हैं। क्योंकि अभी तक लोग डरते थे कि हमने अगर समर्थन किया या एजाज के खिलाफ गए तो काम नहीं मिलेगा, सलमान के खिलाफ गए तो काम नहीं मिलेगा। ये जो एक अवधारणा थी वो धीरे-धीरे क्या समाप्त हो जाएगी। अगर जागते हैं लोग, कार्यवाहियाँ होती हैं और विभागों को भी जागना होगा, सरकारों को भी जागना होगा, देखिए कानूनों का सही से पालन अगर होगा तो लोगों के अंदर मनोबल बढ़ेगा। जी। देखिए ये सही बात है कि अब समय आ गया है कुछ बड़ा करने के लिए। बड़ा करने का आप लोग आज आप ही आवाज उठाएंगे कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, जी। तो धीरे धीरे बनेगा। और रही बात कि इंडस्ट्री में कोई किसी को पालता है, तो बॉस मैंने तो 2021 में सबसे पंगा ले लिया था कि लव जिहाद पर पहली फिल्म, पहला बोलने वाला व्यक्ति मैं हूं। मैंने कभी क्रेडिट नहीं लिया कि मैं हूं, क्रेडिट कश्मीर फाइल को मिला, क्योंकि सरकार को लगा कश्मीर फाइल को बढ़ाना चाहिए, जी। सरकार को लगा केरला स्टोरी को लगना चाहिए। लेकिन लव जिहाद तो आज भी हो रहे हैं, और सरकार ने, किसी भी राज्य सरकार ने जो लव जिहाद पर कानून बनाया है, मात्र वो झुंझुना है, उस पर कड़ी से कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये वक्त आ गया, आप हम जितने भी हैं, या सनातन सेना सुरजीत जी हैं, अब कुछ बड़ा करने का समय आ गया है। आवाज खुलकर मुखर होकर बोलने का समय आ गया है। अब समय आ गया सनातन बोर्ड बनाने की, चाहे मांग करने की। ऐसा बड़ा होना चाहिए ताकि दोबारा इनके अंदर इतनी हिम्मत ना हो कि हमारी बेटियों की, सभी हिंदू लड़कियां क्यों हैं जिनकी पैंटें उतारी गई हैं, जिनकी चड्डियां उतारी गई हैं, सिर्फ हिंदू लड़कियां क्यों हैं? उसमें किसी विशेष धर्म की तो लड़की नहीं है, वो तो अपनी आंखें भी नहीं दिखा सकती। तो ये जो है हो रहा है, ये सोची समझी साजिश है और ये जिहादी मानसिकता है। इस जिहादी मानसिकता को लेकर जैसे सुरजीत जी हमेशा काम करते हैं, सनातन सेना काम करती है। अब वक्त आ गया सनातन सेना को खुल के मुखर होके आना चाहिए और इस पे जी। कड़े कानून के साथ साथ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आपकी बात का जो है राजीव खुराना साहब से भी पूछ लेता हूँ कि जो तिवारी साहब ने कहा कि जो कश्मीर फाइल्स थी, जो केरला फाइल्स थी, वो एक घटना थी, उसको लेकर के फिल्म बननी ही चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं है, ताकि देश जो है सच्चाई से जो है अवगत हो सके। लेकिन जो द कन्वर्जन है वो पहले भी हो रहा था, वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में होता रहेगा। वो एक इस चीज पर जो है वो था, ताकि एक तरह से हम कहें कि इसको सरकार को ज्यादा बढ़ाना चाहिए था। इसको भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य था कि इसको बढ़ाना ही चाहिए था। नागरिक का भी, नागरिक में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
चाहे कोई भी हो, जो ये चाह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है और बिल्कुल गलत हो रहा है। तो ये जिम्मेदारी प्रत्येक भारत के नागरिक की थी कि इसको जो है, इस फ़िल्म को इसलिए बढ़ाया जाए क्योंकि ये सिर्फ़ केवल कंटेंट नहीं है, कोई फ़िल्म नहीं है, सच्चाई है, जो वर्तमान में भी है, पीछे भी थी और आगे भी होगी। इसको देखना पड़ेगा, इसको देखते रहो, बढ़ाते रहो ताकि लोग सतर्क रहें, सजग रहें। जी, उनके साथ गलत ना हो पाए। नहीं, लव जिहाद के और साथ में जो भारत के प्रत्येक अभिभावक तक पहुँचना चाहिए था, ताकि अपनी बच्चियों की सेफ्टी वो खुद ही सुनिश्चित करते और इसको लेकर के भारत सरकार से भी डिमांड करते कि इसको लेकर के कड़ा कानून लाइए। तो ऐसी फ़िल्में लोगों तक, आम लोगों तक क्यों नहीं पहुँचने दी जाती, जो इसकी आवाज़ बड़ी बेबाकी से उठा सकते हैं? जी। नहीं, आप ये देखिए कि समझ नहीं आया कि राज कपूर की बात याद आ रही है कि मैंने एक क्रिएटिव फिल्म बनाई, मेरा नाम जोकर, लोगों ने मुझे धोखा दिया, फ्लॉप होगी। मैंने एक अपने बेटे को और एक नई हीरोइन को लेके फ्री में पिक्चर बनाई, बॉबी, लोगों ने हिट कर दी। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरे जो दर्शक है वो क्या चाहते हैं। मैं उस पे सुरजीत जी ने जो बात कही, विनोद जी ने जो बात कही, मैं इसका एक इंटरव्यू था राज कपूर का, वो मेंशन किया मैंने। शायद उसने लिया था, वो फूल खिले गुलशन गुलशन वाली लेडी ने। एनीहाउ, उस पे ये आज का मैं तो नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली, आप उसको थोड़ा सा स्पष्ट करें ताकि दर्शक डिमांड और सप्लाई, अगर ये 12-14 लड़कियां जो ये कपड़े कर रही हैं, कर्म कर रही हैं, वो भी जिम्मेदार है, जो करवा रहा है वो भी जिम्मेदार है। अब कौन करने वाला और करवाने, देखिए डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। उन लड़कियों को फेम होना है, एट एनी कॉस्ट होना है, उसका कारण है। मेरा सवाल ये है कि क्या डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर काम करना चाहिए, क्योंकि मैं आपके स्टैंड को समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने जैसा पहले कहा कि जो चीज बन रही है, जो परोसी जा रही है, जो मांग कर रहे हैं, उन दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे फिल्म लाइन में, ग्लैमर लाइन में पब्लिसिटी है सर, पब्लिसिटी। आपको छोटा सा एग्जांपल देके खत्म करूंगा। देखिए पब्लिसिटी, आज पिपरांजीज को देखो, मेरा सवाल अलग था। प्लीज थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ, डिमांड एंड सप्लाई की जब बात की जाती है तो डिमांड तो लोगों की ड्रग्स लेने की भी है, क्या उनकी पूरी की जाए? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इसको जो है सरकार को जो बढ़ावा देना चाहिए था, बात सरकारी विज्ञापन की है, सरकार की है कि सरकार को इस फिल्म को केवल विज्ञापन के तौर पर ही नहीं, एक फ्यूचर फिल्म को लेकर के इसको देखना चाहिए था और उस पर पैसा भी लगा सकते थे। उस पर कोई ये भी नहीं कह सकता था, क्योंकि वो अपनी तरफ से खर्च करके इसका प्रचार प्रसार कर सकते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने फिल्मों का प्रचार प्रसार किया है। जी, आप तक आते तिवारी साहब, आप तक आता हूँ। जी, खुराना साहब का एक जी स्टेटमेंट मैं ये कह रहा हूँ कि खुराना साहब, जब मैंने द कन्वर्जन बनाई थी तो कोई डिमांड नहीं थी। जैसा भी कहा कि ड्रग्स की अगर डिमांड है तो क्या हम सप्लाई करेंगे? जी नहीं। मैं 25 साल से मेकर हूं और मेकर की जिम्मेदारी है, अगर जो मेकर बनाएगा, अच्छे सब्जेक्ट बनाएगा, पब्लिक वो देखना पसंद करेगी। हम जो परोसेंगे वो देखेंगे। अगर हमने गंदगी परोसी है तब जाके देख रहे हैं, पब्लिक की डिमांड नहीं होती है, पब्लिक को सिर्फ मॉडिफाई किया जाता है। और दूसरी बात, अब समय ये नहीं है सर, मैं माफी चाहता हूं, ये समय नहीं है कि पब्लिक की डिमांड क्या, पब्लिक को नंगा शो देखने की जो डिमांड है ये, तो क्या हम वही दिखाएंगे? फिर तो क्या गलत किया जज ने, चड्डियां उतारी, क्या गलत किया? पब्लिक देखना चाहती है, हमें वही डिमांड को तो तोड़ना है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, मैं ये बात नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ डिमांड तो है तो सही, क्या इस समय नहीं सर इंडिया में VPN लगा के लोग नहीं देख रहे? डिमांड सनातन की करिए, डिमांड आप संस्कृति की करिए, डिमांड आप हिंदुत्व की करिए, डिमांड आप लव जिहाद की करिए, आप डिमांड आप बेटी बचाओ के करिए। बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर डिमांड क्रिएट की जा सकती है। मैं तो जो दर्शक भी तो है नहीं सर, ये बढ़ावा सर, मैं आपकी बात से सहमत। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ 20 लाख लोगों ने अडल्ट वेब सीरीज की कंटेंट सब्सक्रिप्शन ले रखी है, मतलब उनका कोई कसूर नहीं है, आप तो उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। अरे भाई साहब, कसूर तो जो पहले जो परोस रहा है, परोसने के बाद में डिमांड होती है, जब प्रोडक्ट बनता है मार्केटिंग होती है, ये डिमांड व्यक्ति को ललचाया जाता है सर, पब्लिक की कोई डिमांड नहीं होती।